उसके बाद सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं बेसिस को जज करने के लिए वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हम एज एन ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान कितनी ज़्यादा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अबाउट द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो बहुत ही सर्टेन होती हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बिकॉज़ अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और ऑडिट प्रॉपर्ली कंडक्ट होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है टू अग्री द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें आता है कि फर्स्टली हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ऑडिट की प्री कंडीशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब ऑडिट की प्री कंडीशंस की प्रेजेंस को जज करने के लिए ऑडिटर कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करता है, उनके थ्रू वो जज करता है कि ऑडिट की जो भी प्री कंडीशंस हैं वो उनकी प्रेजेंस है या नहीं है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो ऑडिटर जज करता है वो ये करता है कि वो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि जो भी फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज आई सेड अर्लियर, कि उसमें क्या होता है कि वो जज करता है कि वो फ्रेमवर्क कितना एक्सेप्टेबल है और कितना रिलायबल है। आइदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और रिलायबल और नॉट, ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो मैनेजमेंट का अग्रीमेंट लेता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रही है और एक्नॉलेज कर रही है, यानी कि एक्सेप्ट कर रही है कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बना रही है, ठीक है। ये मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और ऑडिटर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट इस बात को अंडरस्टैंड भी कर रही है और एक्नॉलेज भी कर रही है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ऑडिटर इंश्योर करता है वो ये देखता है कि सबसे पहले कंपनी के अंदर जो भी इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल कम्प्लीटली व्हाट शुड आई से फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी इंटरनल कंट्रोल्स इतने ऑपरेटिव हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनकी बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है, तो उन पे जो कंट्रोल्स लग रहे हैं वो कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मटेरियल का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट। कोई भी मिसस्टेटमेंट ऐसी जो कि सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ज़्यादा जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है इन आवर डिसीजंस, तो वो कहलाती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, जिसको ऑडिटर इंश्योर करता है। ओके, नाउ जो थर्ड स्टेप ऑडिटर देखता है वो ये देखता है कि उसको एक्सेस चाहिए होता है टू ऑल द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे मैनेजमेंट अवेयर है, और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में यूज़ हुई होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ऑडिटर के पास होना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर के हिसाब से नेसेसरी है, ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही है, सिग्निफिकेंट है, तो ऑडिटर उसको भी फ़ौरन ही जो है वो उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होगी। नाउ जो लास्ट इसमें स्टेप आता है वो ये होता है कि फर्स्टली तो मैनेजमेंट को ये करना होता है कि ऑडिटर को कम्प्लीटली अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे टू एवरी पर्सन विद इन द एंटिटी, ठीक है। यानी एंटिटी में जितने भी लोग हैं उन सबको ऑडिटर के पास जो है उन सबका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है कि ऑडिटर जिससे चाहे जाके जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले ले। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती कि आप इस लेवल के पर्सन के पास नहीं जा सकते, इनके पास जा सकते हैं, नन ऑफ दैट, ठीक है। हर ऑडिटर के पास ये कंप्लीट जो है वो एक्सेस होगा, कंप्लीट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा कि वो किसी के भी पास जाए विद इन द एंटिटी और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो उसे लेनी है वो ले ले। ओके, नाउ इट कम्स टू द लिमिटेशन ऑन द स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट एक हेडिंग से जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जब भी किसी ऑडिटर के स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा देते हैं, यानी वो पहले ही बोल देते हैं कि ऑडिटर के वर्क में ये लिमिटेशंस होंगी और वो इन एरियाज़ को एक्सेस नहीं कर सकता या इस तरीके से
कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता कंडक्ट, ठीक है। तो वो जो भी उन्होंने लिमिटेशन लगाई होती है ऑडिटर के स्कोप के ऊपर, तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस लिमिटेशन की वजह से जब भी वो ओपिनियन देगा, ओपिनियन यानी कि वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा तो उसमें उसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन उसको डायरेक्टली ये करना चाहिए कि वो ऑडिट इंगेजमेंट, ऐसा कोई भी ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करे जिसके अंदर पहले से ही कोई लिमिटेशन लगी हो उसके स्कोप पे, ठीक है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद आसान कर देती हूँ, सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि अगर ऑडिटर ऐसा कर रहा है कि उसको कोई भी ऑडिट इंगेजमेंट करना है एक्सेप्ट, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस होने से पहले ही जब हर चीज़ फाइनलाइज हो रही होती है उसी वक्त ही ऐसा हो जाता है कि उसका जो स्कोप है, यानी जो भी मैनेजमेंट है या जो भी गवर्नेंस है, वो ये बोलती है कि भाई हमारी एंटिटी के अंदर इन एरियाज़ के ऊपर आप नहीं कर सकते ऑडिट वर्क, या इन एरियाज़ से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, या ये आप जो है वो ये एक्शंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके की लिमिटेशन होगा, यानी कि उसके पास एक अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं हुआ। तो अब इन दैट सिनेरियो ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि भाई जब मेरे पास इन एरियाज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं किस तरह से अपना ओपिनियन कम्प्लीटली फाइनल ओपिनियन एक्सप्रेस करूँगा। तो फिर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि वो उसे डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा, यानी ये देना पड़ जाएगा कि भाई आई डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को पहले से ही चाहिए कि ऐसी किसी ऑडिट एंगेजमेंट को वो एक्सेप्ट ही ना करे, बिकॉज एक्सेप्ट करना ना करना तो बराबर ही हो गया। जब बाद में भी उसे डिस्क्लेमर ही देना है, ये बोलना है कि मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो वो अभी से फिर इतनी मेहनत ही ना करे, एंगेजमेंट में ही एंटर ना हो अनलेस के लॉ रिक्वायर कर रहा है, अनलेस के लॉ के किसी प्रोविज़न में ये बात लिखी हुई है कि आपने एंटर होना है, ठीक है। तो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ लॉ आप उसके अलावा एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल दोगे कि यार आई कैन नॉट कंडक्ट दिस ऑडिट, ओके। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। नाउ अब इसमें ये होता है कि जैसे कि अगर हमें ऑडिट कंडक्ट करना है और ऑडिट की प्री कंडीशंस भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑडिट की जब प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती तो ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करता है कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो मैनेजमेंट कुछ करे इस हवाले से। अगर मैनेजमेंट इस मतलब लाइक प्री कंडीशंस के लिए कुछ नहीं करती, ठीक है, तो फिर अनलेस के आपको लॉ स्ट्रेस आउट कर रहा है, किसी रेगुलेशन में ये बात है कि आपको एक्सेप्ट करना है तो आप करोगे, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रिफ्यूज इट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि प्री कंडीशन किस तरह से प्रेजेंट नहीं होती। सबसे पहले तो फ्रेमवर्क जो यूज़ हो रहा होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। पहली प्री कंडीशन क्या आती है कि फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और जो कि अनएक्सेप्टेबल है तो पहली प्री कंडीशन तो मीट ही नहीं हुई। दूसरी चीज़ आ गई कि मैनेजमेंट का अग्रीमेंट आपने ऑब्टेन नहीं किया। अब जब अग्रीमेंट ही मैनेजमेंट ने आपको नहीं दिया, मैनेजमेंट आपके साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रही, तो यू डू नॉट हैव टू जस्ट गो देयर एंड कंडक्ट द होल थिंग, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप इट, ठीक है। आपने रिफ्यूज़ कर देना है फर्स्ट इंस्टेंस में। ओके, नाउ कम्स द फाइनल अग्रीमेंट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टीम। अच्छा, अब ऑडिट एंगेजमेंट टीम के अग्रीमेंट में ये आ जाएगा कि सबसे पहले तो ऑडिट जब भी आप ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अग्री कर देते हैं, ठीक है, और ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, नाउ यू कंटिन्यू इन द एंगेजमेंट, तो अंडर दैट सिचुएशन सबसे पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी अग्रीड होती हैं आप उनको एक जगह राइट डाउन करते हो। अब वो रिकॉर्ड होती हैं आइदर इन द एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सूटेबल फॉर्म, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के अंदर कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले तो हमारे जो भी ऑडिट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या स्कोप होगा, ठीक है। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी ऑडिटर की और मैनेजमेंट की। देन हमारे पास जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लिखी होगी उसमें, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्टेबल वाला है या नॉन अनएक्सेप्टेबल वाला है, नॉन एक्सेप्टेबल, ओके। अच्छा, उसके
उसके बाद फिर आता है कि रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट दैट इज टू बी इशूड बाय द ऑडिटर, यानी कि अगर ऑडिटर कोई भी एक एक्सपेक्टेड रिपोर्ट इशू कर रहा है तो उस एक्सपेक्टेड रिपोर्ट का रेफरेंस भी उसमें लिखा हुआ होगा। एंड सेकेंडली ये वाली बात भी लिखी होगी कि ये स्टेटमेंट जो भी फाइनल स्टेटमेंट इशू होगी एक्सपेक्टेड वाली के बाद जो इशू हो रही है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफ़र करे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिपोर्ट, बिकॉज नॉट ऑलवेज देयर आर लाइक द सेम सर्कमस्टांसेस एंड नॉट ऑलवेज द सर्कमस्टांसेस मैच बेसिकली। तो ऐसा हो भी सकता है कि वो डिफरेंट हो, तो ये वाली बात भी हमारे पास मेंशन होगी इन द अग्रीमेंट। Okay, now we come to the final and last slide, that is the acceptance of a change in the terms of the audit engagement. So the auditor shall not agree to a change in the terms of the audit engagement where there is no reasonable justification for such change. It means कि अगर आपकी terms and conditions एक बार set हो गई थी और अब अचानक से मैनेजमेंट ये चाह रही है कि आप उसमें कुछ सर्टन चेंजेस लाओ, तो जब तक उन चेंजेस की कोई प्रॉपर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तब तक आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मैनेजमेंट आपसे ये चाह रही है कि आप ऑडिट एंगेजमेंट की जो भी टर्म्स हैं उनको चेंज करके ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट कर दो कि जिससे जो भी लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ठीक है, वो कम हो जाए। लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी एक तरीके की एश्योरेंस है कि डिफेक्ट्स नहीं हैं और लाइक दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस के में स्टेटमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, डिफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, अब वो वाली एश्योरेंस कम लेवल पर आ गई, यानी कि डिफेक्ट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट हो भी सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसी चेंजेस मैनेजमेंट चाह रही है कि जिससे लेवल ऑफ एश्योरेंस आपका कम हो जाए, तो अंडर दैट सर्कमस्टांसेस आप कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑडिट एंगेजमेंट में पॉजिटिव चेंज लाना था या किसी भी प्रॉब्लम या ओमिशन की वजह से हो गया था कोई प्रॉब्लम और अब हमने उसे चेंज कर दिया है, तो जो भी नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो एक नए सूटेबल फॉर्म पे और एक नए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे नोट डाउन होंगी, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, दिस लास्ट सिचुएशन बेसिकली, कि अगर ऑडिटर जो है वो कहता है कि नहीं मैं चेंज नहीं कर सकता टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या मैं चेंज नहीं कर सकती टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो अंडर दैट सिचुएशन अगर आपको मैनेजमेंट ये बोलती है कि ठीक है फिर आप ओरिजिनल वाली एंगेजमेंट को नहीं कंटिन्यू ऑन कर सकते, आपको बिल्कुल भी हम परमिशन नहीं देंगे कि आप पुरानी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करो, या तो आप चेंज करो या फिर आप जाएं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ऐसा कहती है तो ऑडिटर दो काम करेगा। सबसे पहले तो वो उसी वक्त ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा और सेकेंडली फिर वो ये डिटरमाइन करेगा कि आइदर उसको ये सारे सर्कमस्टांसेस जो है वो किसी हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर उसकी ऑब्लिगेशन होगी कि उसे रिपोर्ट करने चाहिए तो वो सर्टनली जाएगा और रिपोर्ट करेगा, और अगर नहीं होगी ऑब्लिगेशन तो इट्स अप टू द ऑडिटर कि वो रिपोर्ट करे या ना करे। So now we have basically come to the end of this ISA basically, और अगर इसकी कोई applications भी आप चाह रहे हैं कि I should make a video on the applications of this ISA, then do comment in the section below, so I would definitely consider it and make a video on that. Thank you so much. I can pick you up when you're heading down, when it all just